रश्मि की इटली में जॉब लग गई तो वहाँ उसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से शादी कर ली और उन्होंने घर पर एक काले रंग का 16 साल का लड़का नौकर रखा था जो उनके घर के काम करता था। रश्मि प्रेग्नेंट हुई तो उसने काले रंग के बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का रंग देखकर पति रश्मि पर बदचलनी का इल्जाम लगाकर नौकर को बहुत मारा और वो रोता गिड़गिड़ाता रहा कि साहब आपकी पत्नी पवित्र है, लेकिन उस जालिम ने उसे कत्ल कर दिया और रश्मि पर भी बहुत जुल्म किया और बच्चे को मार दिया। अगली बार जब रश्मि प्रेग्नेंट हुई तो उसने भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे देखकर उसके पति की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि रश्मि की इटली की एक यूनिवर्सिटी में जॉब लग गई थी और सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इंडिया में वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी। माँ बाप जिंदा न थे। चाचा चाची ने ही उसे पाला था और एजुकेशन दिलवाई थी और काफ़ी साल से वो उनके साथ ही रहती थी। लेकिन जैसे ही उसकी जॉब इटली में लगी तो वो अपनी चाचा चाची से परमिशन से इटली चली गई। यूनिवर्सिटी में ही उसकी मुलाकात अनुराग से हुई थी। वो भी इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वैसे तो प्रोफेसर अनुराग देखने में काफ़ी हैंडसम थे। उनकी उम्र 35-40 के लगभग थी, लेकिन अपनी अच्छी पर्सनालिटी की वजह से बहुत से दिलों की धड़कन थे। जहां उनकी पर्सनालिटी से बहुत सी फीमेल प्रोफेसर अट्रैक्ट थीं, वहीं रश्मि भी उन्हें पसंद करने लगी थी। हालांकि रश्मि की उम्र 28 साल थी और देखने में बहुत सुंदर भी थी। कई बार उसकी अनुराग सर से बातचीत हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखने लगे थे। जब अब अनुराग ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया तो उसने फौरन ही एक्सेप्ट कर लिया था। अपने चाचा चाची से बात कर चुकी थी कि वो इटली में ही शादी करना चाहती है। अनुराग से उसकी शादी कुछ प्रोफेसर की मौजूदगी में हुई थी। दुल्हन बनकर वो अब अनुराग के घर आ गई थी, लेकिन होश उसके उस वक्त उड़े जब उसे इतनी अच्छी पर्सनालिटी रखने वाला अनुराग का असल रूप मालूम हुआ। सबसे पहले तो उसने रश्मि से ये कह दिया कि उसका नौकरी करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर रश्मि परेशान सी हो गई थी। कहने लगी कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, घर में रहकर मैं क्या करूंगी। लेकिन अनुराग ने कहा कि उसे वर्किंग वुमेन पसंद नहीं है, वो बस घरदारी ही करे तो बेहतर है। रश्मि सोच भी नहीं सकती थी कि अनुराग, जो कि अपनी बातों से दूसरों को अपना कैदी बना लेता था, असल में ऐसी सोच का मालिक भी हो सकता है। वो रश्मि को घर में कैद रखना चाहता था। रश्मि को पहला हैरत का झटका तब लगा जब वो यूनिवर्सिटी जाते हुए घर पर ताला लगा कर गया था। रश्मि तो उसकी इस हरकत पर जितना भी हैरान होती उतना कम था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे घर के अंदर कैद करके क्यों गया था। दोपहर को जब अब अनुराग वापस आया तो आकर उसने यही सवाल किया। वो कहने लगा कि खूबसूरत पत्नी को खुला नहीं छोड़ा जाता, कोई भी उस पर आशिक हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई और देखे या तुम बाहर कदम भी रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस वैसे ही जिंदगी गुजारो जैसी मैं चाहता हूँ। एक महीने में रश्मि को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो गई थी कि अनुराग बस देखने में ही एक अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है। आदत और नेचर से वो एक शक्की इंसान है। अनुराग कुछ दिन बाद ही एक काला कलूटा सा 16 साल का लड़का अपने साथ ले आए, जो कि न सिर्फ रंग का सांवला और काला था, बल्कि नए नक्श उसके बहुत ही भद्दे थे। बहुत बदसूरत सा लगता था। पहली बार जब रश्मि ने उस नौकर को देखा तो अपना चेहरा ही फेर लिया था। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी तरफ नजर भरकर भी देखा जाता। रश्मि कहने लगी, ये कौन है? अनुराग कहने लगा, ये घर के कामकाज के लिए है, तुम्हारी मदद कर दिया करेगा। रश्मि कहने लगी, आपने इसकी शक्ल देखी है? मुझे तो इसको देखकर ही डर लगने लगा है। ये सुनकर अनुराग हंसने लगा। कहने लगा, इसलिए तो इसे रखा है क्योंकि ये एक ऐसा लड़का है जिस पर मैं शक नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर रश्मि ने हैरत से अनुराग को देखा था। उसकी घटिया सोच पर ही उसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ था। कुछ दिन तो रश्मि ने उस लड़के से कोई भी काम नहीं करवाया। उसे देखकर ही रश्मि को घिन आने लगती थी। फिर धीरे धीरे उसने घर का झाड़ू पोछा उसी लड़के से करवाना शुरू कर दिया। हाँ, मगर बर्तनों को हाथ लगाने नहीं देती थी। जब कुछ दिन हुए तो उस लड़के को काम करते हुए देखकर रश्मि को एहसास हो गया था कि वो लड़का बस शक्ल सूरत का ही बुरा है, आदत और स्वभाव का बहुत अच्छा है। ये जानते हुए भी कि रश्मि उससे घिन खाती है, कई बार तो उसे डांट भी चुकी थी। जब वो खाना खाने के लिए किचन में गया था, उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। रश्मि और अनुराग खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे, मगर उन्हें ये बात नहीं आदत रही कि घर में काम करने वाला नौकर भी अभी तक भूखा है। वो इस इंतजार में है कि मालिक उसे हुक्म दे तो तभी जाकर वो खाना निकाल सके। जब किसी ने भी उस पर ध्यान न दिया तो आखिरकार सारे दिन के कामकाज करके थका हुआ वो नौकर खुद ही किचन में गया था। अभी उसने बर्तन को हाथ लगाया ही था कि अगले पल रश्मि वहां पर आ गई। उसने उसके हाथ से पकड़े हुए चम्मच को जोर से जमीन पर पटका था। फिर बहुत गुस्से से उसके मुंह पर बोलने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तनों को हाथ लगाने की, या इस किचन में भी घुसने की? शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम्हारी तो शक्ल देखकर ही मुझे घिन आती है। पता नहीं अनुराग ने तुम में क्या देखा जो तुम्हें घर ले आए। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से।
अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वो लड़का बगैर कुछ कहे सर झुकाकर वहां से चला गया और घर के कोने में खामोशी से बैठ गया। उसने दोबारा किचन का रुख नहीं किया था, ना ही खाना मांगा था। सारी रात वहीं कोने में ही बैठकर सोया रहा था। जब सुबह रश्मि उठी तो उसने जब एक नजर उस लड़के पर डाली तो एक पल को उसे तरस भी आया था। मजाल है जो लड़के ने मुंह से कुछ भी बोला हो। उस दिन जब रश्मि ने नाश्ता बनाया तो उस लड़के को भी अलग से खाना दे दिया था। वो इतनी तेजी में खा रहा था कि जैसे सदियों का भूखा हो। उस दिन के बाद से रश्मि के दिल में उसके लिए जरा नरमी सी आने लगी थी। उस दिन रश्मि की तबीयत कुछ बोझल सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारी चीज उसके सर पर रख दी गई हो। घर के कामकाज तो वो नौकर ही कर रहा था, मगर खाना बनाने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। रश्मि अपने सर को पकड़े बैठी थी कि जब नौकर साफ सफाई करके आया तो उसी के पास चला गया। पहली बार हिचकिचाते हुए उसने रश्मि को पुकारा था कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं साहब जी को कॉल करूं। इस बार रश्मि ने आंखें खोलकर उसे देखा था। फिर कहने लगी कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे फिक्र है कि खाना कैसे बनेगा। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं जो यहाँ से उठकर किचन तक जाऊं। इतना सुनना था कि वो लड़का कहने लगा कि अगर आप ऑर्डर दें तो मैं बाहर से खाना जाकर ले आऊं। रश्मि अगले ही पल हड़बड़ाकर कहने लगी कि नहीं भाई, अनुराग को अगर पता चला कि बाहर का खाना है तो वो तो बिना वजह ही मेरी जान खा जाएगा। उसे घर का ही पका खाना पसंद है, वो भी मेरे ही हाथों का। अब समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए ताज़ा खाना कैसे बनाऊं। रश्मि ने दवा भी ली थी, उठने की कोशिश भी की, मगर शरीर बिल्कुल भी साथ छोड़ रहा था। तो उसने उस नौकर से कह दिया कि पहले तो तुम जाकर नहा धो लो, अच्छे से साफ हो जाओ और फिर जाकर किचन में खाना बनाओ। वो नौकर तो खुश हो गया था, कहने लगा मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आप खाएंगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। रश्मि तो बस उसकी बातें ही सुनती रह गई कि ना जाने कौन सा तीर मार लेगा। उसने रश्मि के हुक्म के मुताबिक सबसे पहले तो नहाया, फिर उसके बाद अपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ाकर वो किचन में खाना बनाने लगा। तब तक अनुराग भी घर आ चुका था। घर आकर उसने सबसे पहले सवाल ये किया था कि दरवाजे पर दस्तक तो नहीं हुई, कोई आया तो नहीं था। हैरत की बात तो ये थी कि उसने ये सवाल रश्मि से नहीं बल्कि नौकर से किए थे कि जैसे उसे रश्मि पर शक हो। रश्मि बस एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसने जब अपनी खराब तबीयत के बारे में अनुराग को बताया तो अनुराग ने यही कहा कि सर दर्द की दवा ले लो, हो सकता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो। वो उसे घर में ही पड़ी हुई दवाइयां देकर उसका इलाज करना चाहता था, मगर रश्मि बोली आपको मसला क्या है मेरी तबीयत से, मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर जाते। अगले ही पल अनुराग के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा कि मैं किसी भी डॉक्टर के पास तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ। जानती हो आजकल के डॉक्टर किस नियत के होते हैं, इलाज करने के बहाने अजीब अजीब से सवाल करते हैं, फिर जगह जगह छूने की भी कोशिश करते हैं। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। रश्मि ने अपने पति की ये बात सुनी तो वो इस बार अपना सर पकड़कर रह चुकी थी। कहने लगी कि आपकी सोच को हो क्या गया है, शादी से पहले तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। भला इतनी सी बात पर अब क्या मैं घर में ही मर जाऊं। मेरी तबीयत इतनी खराब है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनुराग आप क्यों इतने शक्की स्वभाव के हैं, मैंने तो आपको देखकर यही समझा था कि आप मुझ पर हमेशा विश्वास करेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे, मगर शादी के बाद तो आप बिल्कुल ही बदल कर रह गए हैं। इतना कहकर रश्मि रोने लगी थी। अनुराग ने उसे ये कहते सुना तो अनुराग बड़े सख्त लहजे में गुस्सा करने लगा। कहने लगा कि बस 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 तुम अपनी हद मत भूलो। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जो अपने पतियों से जबान लड़ाती हैं। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। वो उस वक्त रश्मि को अस्पताल लेके गया। जब डॉक्टर ने रश्मि का चेकअप किया और जो बात सामने आई तो जैसे दोनों अपनी नोकझोंक तो भूल ही चुके थे, क्योंकि रिपोर्ट में आया था कि रश्मि प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो अनुराग की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही थी। उसने भी जेब से पैसे निकाले और खुशी से उस लेडी डॉक्टर को दे दिए जिसने ये खबर सुनाई थी। अनुराग की तो कोई खुशी की सीमा ही नहीं रही थी। रश्मि बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई है। अनुराग अब रश्मि का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो तो अपने पति का एक नया ही रूप देख रही थी। उसने अपना रवैया भी नौकर के साथ ठीक कर लिया था। वो उसका ख्याल भी बहुत रख रहा था। उसके लिए बाकायदा फल और जूस बनाकर लाया करता था। उसकी जिंदगी में सुकून आ गया था। वो अपनी होने वाली औलाद के लिए तरह तरह के सपने सजाने लगी थी कि उसकी औलाद उसके जैसी होगी या अनुराग जैसी सुंदर। रश्मि और अनुराग अक्सर बच्चों की तस्वीर देखते और उन बच्चों में अपने बच्चे की शक्ल ढूंढा करते थे कि हमारा बच्चा ना जाने कैसा दिखता होगा। एक दिन अनुराग घर लेट आया था। नौकर एक तरफ बैठा इस इंतजार में था कि कब मालकिन उसे हुक्म दे और वो उनका काम करे। कमरे में अकेले बैठे बैठे रश्मि का दम घुटने लगा था तो कुछ तो उसकी तबीयत भी आज काफी खराब हो रही थी। वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो बाहर ही वो नौकर बैठा था जो उसे आता हुआ देखकर उठकर खड़ा हो गया। लाउंज में सोफे पर जाकर रश्मि बैठी और एक टक उस लड़के को देखने लगी जो एक तरफ खामोशी से बैठा। उसकी उम्र 15-16 साल थी।
इससे ज्यादा नहीं लगती थी, मगर हर काम बड़े ही अच्छे से कर लिया करता था। एक बार उसने खाना बनाया था जो इतना स्वादिष्ट था कि रश्मि उंगलियां चाटने पर मजबूर हो चुकी थी। उसके हाथ में तो रश्मि से भी ज्यादा टेस्ट था। वो सोफे पर बैठी और फिर उस नौकर को आवाज देने लगी। वो फौरन उसके पास आया तो अपने पास बैठने का इशारा किया। जब उसने ये सुना तो अगले पल थोड़ा सा घबरा गया। कहने लगा कि आप मालिक लोग हैं, मैं आपका नौकर हूँ, आपके बराबर में भला कैसे बैठ सकता हूँ। इतना सुनना था कि रश्मि मुस्कुराई, कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, चलो बैठो इधर मेरे पास। वो लड़का खामोशी से कुछ दूरी पर झुककर बैठ गया। जब बिल्कुल खामोशी छाई रही तो फिर कहने लगा कि क्या बात है मैडम जी, कोई काम है आपको? क्या आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है तो मैं आपके लिए बनाकर ले आता हूँ। मगर एक गहरी सांस लेने के बाद रश्मि उससे कहने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो? यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें कई महीने गुजर चुके हैं, मगर एक बार भी तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपने माँ बाप के पास जाना है। तुम्हारा कोई घर तो होगा। इतना सुनना था कि वो लड़का कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं, ना ही मेरे कोई माँ बाप है। मैं जिस गांव में रहता था वहां पर भूकंप आया था, जिसके बाद घर गिरा तो बाकी घर वाले उस हादसे में मर गए। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई सभी अपनी जान की बाजी हार चुके थे। बचा था तो सिर्फ मैं, अपने बहन भाई में एक मैं ही था जो काले रंग का था। जब मेरे घर वाले मर गए तो गांव वालों ने कुछ दिन तक तो मेरी देखभाल की। फिर सबने यही कहा कि अपना कमाओ और अपना खाओ, हम अब और तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। मैं काले रंग का था इसलिए मुझे काफी ताने सुनने को मिलते थे। पहले रोता था, दिल पर लेता था, लेकिन फिर इस बात को अनदेखा करके पेट भरने की खातिर मैं यहाँ शहर चलाया। बहुत से काम किए, कभी किसी के जूते साफ किए तो कभी गाड़ियां धोई, लोगों के सामने नाचा भी। फिर एक दिन सड़क पर खड़ा लोगों से काम मांग रहा था जब अनुराग साहब ने मुझे देखा और अपने घर ले आए। ये सब बताते हुए उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए थे। रश्मि ने उसकी कहानी और कठिनाइयां सुनी तो उसकी आंखें भी भर आई थीं। वो शर्मिंदा से होने लगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने उस लड़के से माफी भी मांग ली कि मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। ये सुनकर वो लड़का फौरन रश्मि के दोनों हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा कि नहीं नहीं, आप मेरे मालिक हैं, आपने मुझे अब इस घर में सहारा दिया है, 3 वक्त का खाना देते हैं, रहने के लिए कमरा दे रखा है, भला मुझे और क्या चाहिए? मैं तो बस यही सब कुछ चाहता था। इतना सुनने के बाद रश्मि भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे उसका रवैया उस लड़के के साथ बिल्कुल नॉर्मल होने लगा। रश्मि सोफे से उठकर कमरे में जाने लगी तो अचानक उसे चक्कर से आ गए। वो गिरने ही वाली थी कि जब नौकर ने आकर उसे पकड़ लिया था। वो पूरी तरह पर नौकर की गिरफ्त में थी और उसी वक्त लाउंज का दरवाजा खुला और अनुराग घर में दाखिल हुआ था। दोनों को इस हालत में देखकर अनुराग के माथे पर बल पड़े थे, लेकिन अगले ही पल नौकर चिल्लाकर अनुराग को पुकारने लगा कि साहब जल्दी आए, मालकिन बेहोश हो रही हैं। अनुराग फौरन आगे बढ़कर रश्मि को पकड़ चुका था। फिर उसे कमरे में ले गया। जैसे ही रश्मि होश में आई तो बजाय उसकी खैरियत पूछने की वो उससे लड़ने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौकर की बाहों में बाहें डालने की? अरे वो काला कलूटा नौकर मैंने रखा ही इसलिए था कि तुम उससे दूर रहोगी, मगर ये सब कुछ मुझे क्या देखने को मिल रहा है? अरे गिर जाती जमीन पर, कम से कम उसकी बाहों में तो ना जाती। रश्मि को तो समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। वो तो अपने होश बिल्कुल ही खो चुकी थी। बहरहाल अपने पति के शक्की स्वभाव को वो और कितना अनदेखा करती। कुछ ही महीने बाद वो वक्त भी आ गया जब रश्मि की खुशियां इस दुनिया में आने वाली थीं। रात का वक्त था जब उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अनुराग फौरन रश्मि को अस्पताल ले गया क्योंकि वो इटली में रहती थी और अनुराग का संबंध जिस परिवार से था वहां पर रस्म थी कि बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो तो उसे हॉस्पिटल में नहीं देखा जाता, बल्कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो उसे कंबल में लपेट कर घर लाया जाता है और वहीं पर माँ बाप और बाकी रिश्तेदार उस बच्चे को देखते हैं। रश्मि का बेटा पैदा हुआ था। जब उसने नर्स से देखने को लिए कहा तो नर्स ने वही रस्म सुना दी कि आपके पति ने खास तौर पर कहा है कि घर जाकर उस बच्चे को देखा जाएगा। रश्मि से सब्र नहीं हो रहा था कि कब वो अपनी नन्ही सी जान को देखेगी। कुछ देर बाद दोनों घर आ चुके थे। दरवाजे पर नौकर खड़ा मुस्कुरा रहा था, दोनों को शुभकामना दे रहा था। जैसे ही बच्चे का कंबल हटाकर उसे देखा गया तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि दोनों जितने ही सुंदर थे वो बच्चा उतने ही काले रंग का पैदा हुआ था। ये देखकर तो रश्मि का दिमाग में यही बात आई थी कि वो काले रंग के लोगों से अक्सर दूर भागती थी। कहीं ना कहीं उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। यही वजह है कि भगवान ने उसकी गोद में काले रंग का बच्चा दिया है। लेकिन अनुराग के दिमाग में जो चल रहा था वो अगर रश्मि को पता चल जाता तो वो जिंदा ही जमीन में धंस जाती। अगले ही पल झन्नाटेदार थप्पड़ रश्मि के मुंह पर लगा था। बच्चा तो उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। नौकर अलग परेशान था कि हुआ क्या है। अनुराग ने नौकर को गर्दन से दबोच लिया और वहीं दूसरी तरफ रश्मि के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहने लगा कि बदचलन औरत, शर्म नहीं आई तुझे पति को धोखा देते हुए?
अरे अगर मुझे पता होता तू चरित्रहीन है तो मैं तुझ पर थूकना भी पसंद न करता। मेरी पीठ पीछे तूने इस काले नौकर के साथ मुंह काला किया, तभी तुझे बच्चा पैदा ही नौकर जैसा हुआ है। ये सुनकर तो रश्मि को कपकपी सी आ गई थी। वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये आपका बच्चा है, आप मुझ पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं। मगर अनुराग के सर पर तो खून सवार था। वो कहने लगा कि मैं तुझे तो बाद में देखता हूँ। वो सीधा नौकर की तरफ गया था, अपने पैंट से बेल्ट निकाल कर उस नौकर को मारने लगा। कांच का वाज जो भी उसके हाथ में आ रहा था वो उठाकर उस लड़के को मार रहा था। वो बच्चा जख्मी हो चुका था, रो रहा था। कहने लगा कि आप गलत सोच रहे हैं, मैं मालकिन की बहुत इज्जत करता हूँ, आप अपनी पत्नी पर शक मत करें, वो बिल्कुल पवित्र हैं। लेकिन अगले ही पल कांच के टुकड़े को उठाकर अनुराग ने गुस्से से वो कांच उस लड़के की गर्दन पर फेर दी कि गलती कर दी मैंने तुझ जैसे नासूर को घर में लाकर। रश्मि तो ये खून खराबा देखकर रो रही थी, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर घर से भागने लगी। अभी अभी तो उसकी डिलीवरी हुई थी, उसके पैर डगमगा रहे थे, वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी इस घर से भाग जाना चाहती थी। लेकिन अनुराग ने उसे बालों से दबोचकर एक तरफ पटका था, फिर मासूम बच्चे को उसके हाथ से लिया और अगले ही पल पूरी ताकत से उसे जमीन पर पटक दिया। बच्चे में आखिर जान ही कितनी थी, एक चीख के साथ बच्चा दम तोड़ गया। ये देखकर रश्मि बेहोश हो चुकी थी। बेहोशी में ही उस पर अनुराग ने बहुत जुल्म किया था। रश्मि बच तो चुकी थी, मगर अनुराग ने उस पर पहले से भी ज्यादा सख्तियां करना शुरू कर दी थी। रश्मि बार बार उससे कहती कि तुमने न सिर्फ नौकर को कत्ल किया है बल्कि अपने बच्चे को भी कत्ल किया है, भगवान के साफ से डरो, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। मगर अनुराग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने रश्मि का जीना दूभर कर दिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और रश्मि एक बार फिर प्रेग्नेंट हुई थी। इस बार ना ही कोई नौकर था बल्कि अनुराग 24 घंटे खुद घर पर रहने लगा था। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे दिया करता, लेकिन घर से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाता था। 9 महीने यूं ही गुजरते रहे। अनुराग ने ही कहा था कि देखना अब भगवान मुझे कैसी सुंदर मेरे जैसी औलाद देगा, बस मुझे मेरा नाम चाहिए, इसके बाद तो मैं तुझे जिंदा ही गाड़ दूंगा। रश्मि रोती रहती, अपने भगवान से प्रार्थनाएं करती रहती कि जैसा उसका पति चाहता है वैसा उसे बेटा पैदा हो। लेकिन 9 महीने बाद जब उसकी गोद में बेटा आया तो अनुराग का शरीर कांप चुका था। बच्चे को वहीं जमीन पर लेटाकर वो दाड़े मार मार कर रोने लगा। हर कोई उसे पलट पलट कर देख रहा था कि हुआ क्या है। वो तो रश्मि से नजरें मिलाने के भी काबिल नहीं रहा था, क्योंकि बच्चा इस बार पहले से भी ज्यादा काला और बदसूरत पैदा हुआ था। उसके नैन नक्श तो अनुराग जैसे थे, मगर रंगत बहुत काली थी। अनुराग ने बच्चे का डीएनए भी करवाया, वहां भी यही आया कि अनुराग का ही बेटा है। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी कि वो रश्मि पर इल्जाम लगा सकता। रश्मि के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इल्जाम लगाए, तुम पर इतना जुल्म किया। वो अपने इस बदसूरत बच्चे को ही सीने से लगा चुका था, मगर रश्मि सिर्फ इतना ही कह सकी कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उस मासूम लड़के से जाकर मांगो जो पहले ही दुनिया का सताया हुआ था, और तुमने उस पर और जुल्म कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। 9 महीने तक ये वक्त मैंने बड़ी मुश्किलों से काटा था, और तुमने कैसे जुल्म की हर हाथ पार करते हुए उसे जमीन पर पटक कर मार दिया। अनुराग को अब अपनी सोच पर अफसोस हो रहा था। उसने अपने हाथों से अपनी हंसती बसती जिंदगी खराब कर दी थी। न जाने अब उसे माफी कभी मिल सकेगी कि या नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? क्या रश्मि को अनुराग को माफ कर देना चाहिए, या फिर रश्मि को अनुराग से तलाक लेकर दूसरी जिंदगी शुरू करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं ऐसी एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।